ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम सामाजिक नियंत्रण। ये कार्यक्रम BA समाजशास्त्र के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की तीसरी इकाई पर आधारित है। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर माधवी लता दुबे। कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम सामाजिक नियंत्रण। भोज मुक्त विश्वविद्यालय की BA प्रथम वर्ष समाजशास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अवधारणा परिचय के अंतर्गत जिस अवधारणा को समझने जा रहे हैं उसका शीर्षक है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण क्या है? सामाजिक नियंत्रण क्यों जरूरी है? कौन कौन सी एजेंसी, अभिकरण सामाजिक नियंत्रण को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, आदि बातों का आज हम चर्चा के दौरान समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप अपने चारों तरफ परिवार में और परिवार से बाहर कुछ नियमों को आचरण में लाने के लिए बाध्यता के रूप में महसूस करते होंगे, जैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यह आपने परिवार में अपने बड़े जो भी सदस्य हैं उनके द्वारा आपके व्यवहार से अपेक्षा के रूप में इस बात को देखा होगा। इसके साथ ही जब आप बाहर जाते हैं तो आपको समाज में जो प्रचलित नियम हैं, कानून की जो तथ्य हैं, उनको स्वीकार करना समाज की अपेक्षा के रूप में देखा होगा। दोनों तरह की चीज़ें समाज में आप देखते होंगे कि एक तरफ समाज औसत रूप से व्यक्तियों से यह अपेक्षा करता है कि व्यक्ति अपने व्यवहार को समाज के अनुरूप बनाए। वहीं आप समाज में विपथगामी व्यवहार को भी देखते होंगे, यानी आए दिन अखबारों में जब हम अपराध की चर्चा सुनते हैं तब हम उनके साथ साथ दंड की बात को भी सुनते हैं। यानी समाज किस तरह से व्यक्ति को नियंत्रित करता है, इन सब बातों को जानने के लिए समाजशास्त्र में जिस अवधारणा को पढ़ा जाता है वह सामाजिक नियंत्रण है। विद्यार्थियों, सामाजिक नियंत्रण सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता है। समाज व्यक्ति से यह अपेक्षा करता है कि व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर समूह के हितों का ध्यान रखे और ऐसा व्यवहार करे जो समूह के अनुरूप हो। इसके लिए समाजशास्त्र में एक और अवधारणा को हम समझ चुके हैं, वह है समाजीकरण, यानी समाज के अनुरूप सीख ग्रहण करने की प्रक्रिया जो जन्म से शुरू हो जाती है। जन्म के कुछ समय बाद जैसे जैसे बालक का विकास होता है वैसे वैसे हम समाज में एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं इसे सीखते हैं। यानी समाज के आदर्श, नियम, मूल्य, रीति रिवाज, परंपराएं, इनको सीखना, क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसे सीखना शुरू कर देते हैं। लेकिन सामाजिक नियंत्रण की स्थिति तब आती है जब हम इन सीखी हुई व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप आचरण करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो प्रत्येक समाज में नियंत्रण की एक प्रक्रिया काम करती है। यह समाजीकरण यानी समाज की सीख का एक हिस्सा है, लेकिन समाजीकरण
एक सीखने की प्रक्रिया है और नियंत्रण हमारे व्यवहार पर लागू होता है कि हम समाज के अनुरूप कैसे बने। विद्यार्थियों, हर एक समाज में, एक समाज की संरचना में दो चीजें होती हैं, एक तो मूल्य और दूसरा आदर्श नियम, जिनको हम पिछली कक्षा में समझ चुके हैं। मूल्य समाज के वांछित लक्ष्य होते हैं और इनको हम कैसे प्राप्त करें इसके तरीके समाज स्वीकृत होते हैं, जैसे जनरीति, प्रथा, परंपरा, रूढ़ी, लोकाचार इत्यादि। इनको हम अगर समग्रता में समझने का प्रयास करें तो हर एक समाज की संरचना में इनके अनुरूप नियंत्रण की एक प्रविधि विकसित हो जाती है। दरअसल सामाजिक नियंत्रण का व्यवहारिक रूप यही है। सरल समाजों में इसी तरह का नियंत्रण काम करता था, लेकिन जैसे जैसे जटिल समाज हुए तब हमें नियंत्रण के, बाह्य नियंत्रण के औपचारिक साधनों की भी जरूरत हुई। यह सब कैसे संभव हो सकता है, कौन कौन से नियम हैं और कौन से अभिकरण एजेंसी इसमें सहायक होंगे, इनकी चर्चा हम अभी आपसे व्याख्यान के दौरान करेंगे। सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा का प्रयोग समाजशास्त्र में रॉस ने अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में 1901 में किया था। इसके बाद कई और विद्वानों ने सामाजिक नियंत्रण पर लिखा। सामाजिक नियंत्रण को सामान्य रूप से जो परिभाषित किया जाता है उसमें यह बात स्पष्ट होती है, जैसे कि आगवर्न निमकाफ ने कहा कि यह दबाव का एक प्रतिमान है जो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है। देखिए, फिर से सुन लीजिए। आगवर्न और निमकाफ ने इसे परिभाषित करते हुए बताया कि सामाजिक नियंत्रण दबाव का ऐसा प्रतिमान है जो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, अर्थात ऐसे तरीके जिनसे कि हम समाज की व्यवस्था में कैसे अपने व्यवहार को करके समाज को व्यवस्थित रख सकते हैं, इसके लिए जिन जिन चीज़ों का उपयोग होता है वे सब सामाजिक नियंत्रण में सम्मिलित होती हैं। यानी सुझाव, अनुनय, विनय, पुरस्कार, दंड, शक्ति, कानून इत्यादि सारी चीज़ें कैसे भी करके हम व्यक्ति को समाज के अनुरूप बनाने का प्रयास करते हैं। तो हर एक सामाजिक व्यवस्था अपने तरीके से नियंत्रण की प्रविधियों को तैयार करती है। क्यों समाज में नियंत्रण आवश्यक होगा? यदि हम इस पर विचार करें तो हमें पता चलेगा कि कुछ उद्देश्य स्पष्ट होते हैं हर एक समाज के, जिनके कारण सामाजिक नियंत्रण की प्रविधि का इस्तेमाल आवश्यक हो जाता है। किसी भी मनुष्य को यदि हम देखें कि वह मनुष्य क्यों है, तो शायद इसलिए कि उसके ऊपर नियंत्रण की एक व्यवस्था है। अन्यथा मनुष्य स्वभाव से अपनी इच्छाओं की, असीमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए नियमों को तोड़ मरोड़ सकता है और समाज में अराजकता आ सकती है। इसलिए आवश्यक है कि समाज में नियंत्रण की एक प्रविधि हो। तो कौन से उद्देश्य हो सकते हैं जिनके लिए सामाजिक नियंत्रण बहुत जरूरी है? तो इसके लिए हम 4 बातों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो यह जरूरी है सामूहिक एकता। सामूहिक एकता के बिना किसी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। जब हम साथ में होते हैं तो हमारे विचार, लक्ष्य इनमें थोड़ा अंतर होने के बाद भी किन्हीं आधारों पर हमें समूह में रहते हुए एक दूसरे के हितों का ख्याल रखना होता है और हम एकता की स्थिति में ही समाज को बना सकते हैं। तो समाज व्यवस्था की अपरिहार्यता है कि समाज में एकता बनी रहे और यह एकता सिर्फ और सिर्फ नियंत्रण के कारण ही संभव हो सकती है। इसके अलावा किसी भी समाज का जो संगठन है उसमें स्थिरता तभी आ सकती है जब समाज में नियंत्रण की विधि काम करे। विद्यार्थियों, संगठन का अभिप्राय समाज में जितनी भी इकाइयां होती हैं इनके बीच में प्रकार्यात्मक संतुलन से है। तो जब इस तरह का संतुलन समाज में हो कि जिससे लोगों के लक्ष्य पूरे हों, एकीकरण की स्थिति हो, एकमत हो, तब समाज में इसको बनाए रखना जरूरी है।
तो कैसे बनाए रखा जा सकता है? सिर्फ नियंत्रण के कारण। इसलिए समाज में नियंत्रण बहुत आवश्यक है। तीसरा जो इसका उद्देश्य है वह है सहयोग। मैकाइवर और पेज ने यह कहा कि कोई भी समाज संघर्ष के बाद प्राप्त किया गया सहयोग है, यानी सहयोग के बिना समाज की कल्पना नहीं कर सकते। स्थायी जीवन जब शुरू हुआ तो सहयोग के कारण ही हुआ। तो सहयोग इसलिए बना रहता है कि नियंत्रण की जो प्रविधियां हैं वह व्यक्तियों के ऊपर नियमों से शासन करती हैं, और नियमों से शासित होने के कारण व्यक्ति एक तरह का व्यवहार करते हैं और आपस में सहयोग की स्थिति निर्मित होती है। इसके साथ ही जो चौथा अनिवार्य तत्व है जिनके कारण हम कह सकते हैं कि नियंत्रण जरूरी है समाज के लिए, वह है सुरक्षा प्राप्त करना। हर एक व्यक्ति कार्य के दौरान, आराम के दौरान, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में किसी भी समय अगर अपने आप को संतोष में रखना चाहता है तो बहुत जरूरी है कि उसे सुरक्षा प्राप्त हो। और सुरक्षा तभी संभव है जब समाज में नियंत्रण की प्रवृत्ति हो, ताकि उसे इस बात का विश्वास हो कि वह अपने कार्यों को अंजाम दे सकता है। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे थे उसमें हमने समझा कि सामाजिक नियंत्रण का अर्थ क्या है और ये क्यों जरूरी है। अब हम इस बात पर गौर करेंगे कि सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप क्या हो सकता है, कितने तरह से समाज में सामाजिक नियंत्रण होता है। इसके बाद हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से अभिकरण सामाजिक नियंत्रण को बल देते हैं। सामाजिक नियंत्रण के जो प्रकार हैं उसमें सामान्य रूप से 2 प्रकारों का उल्लेख समाजशास्त्रियों ने किया है, एक तो औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक नियंत्रण जटिल समाजों की विशेषता है और अनौपचारिक नियंत्रण सरल समाजों की विशेषता है। सामान्य रूप से ये दोनों तरह का नियंत्रण हम अपने जीवन में महसूस करते हैं। जैसे हम अपने परिवार में परंपराओं को, रीति रिवाजों को जिस तरीके से स्वीकार करते हैं यह अनौपचारिक तरीका होता है। और अगर हम समाज में देखना चाहें तो ग्रामीण समाज में प्रायः अनौपचारिक नियंत्रण की प्रधानता होती है। इसके अलावा जब हमारे व्यवहार को बाहरी तरीके से नियंत्रित करने की ज़रूरत होती है या समाज की जनसंख्या जब अधिक होती है तो इस विशाल समूह को कैसे नियंत्रित किया जाए, तो इसके लिए बाह्य नियंत्रण की ज़रूरत होती है, यानी लिखित नियमों की ज़रूरत होती है, कानून की ज़रूरत होती है। तब इस पूरी समग्रता से जिसमें कई एजेंसियां इसको लागू करती हैं, पुलिस है, न्यायालय है, संवैधानिक प्रावधान है, तब इस तरह के नियंत्रण का जो स्वरूप है वह औपचारिक हो जाता है। तो एक तो आत्मनियंत्रण की बात हम समझ सकते हैं कि जिसमें किसी तरह का दंड का ऐसा विधान नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विश्वासों का, परंपराओं का, रीति रिवाजों का पालन करे। उसे समझाइश दी जाती है, सुझाव दिया जाता है। तब यह अनौपचारिक नियंत्रण है। और जब व्यक्ति के व्यवहार को समाज के नियमों के अनुरूप बनाने के लिए बाध्य किया जाता है तो औपचारिक नियंत्रण काम करता है। यह सामान्य रूप से नियंत्रण के प्रकार थे। इसके अलावा कुछ विद्वानों ने अलग प्रकारों की भी चर्चा की है। जैसे किम्बाल यंग ने समाज में 2 तरह के नियंत्रण का उल्लेख किया है, एक सकारात्मक नियंत्रण और एक नकारात्मक नियंत्रण। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते होंगे कि जब हम समाज के अनुरूप किसी ऐसे व्यवहार को करते हैं जो बहुत अच्छा माना जाता है तो समाज हमें पुरस्कृत करता है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि यदि किसी ने अपराध किया है या समाज विरोधी कोई घटना घटी है, उसकी सूचना यदि कोई शासन को पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए कि
एक अभिप्रेरणा इस तरह की काम करे कि समाज में वांछित क्या है। यदि उचित चीज को पुरस्कृत कर दिया जाए तो समाज में अन्य लोग उस तरह के व्यवहार में रुचि रखने लगेंगे। तो यह सकारात्मक नियंत्रण है। जबकि नकारात्मक नियंत्रण में दंड की व्यवस्था होती है, यानी ना तो पुरस्कार और ना प्रशंसा, बल्कि गलत काम करने पर दंड का प्रावधान हो, तब नकारात्मक नियंत्रण को हम समझ सकते हैं। तो दंड के भय से व्यक्ति अपने आप को शासित कर लेते हैं कि यदि गलत काम करेंगे तो दंड मिलेगा, इसलिए हमें इस काम से दूर रहना चाहिए जो अवांछित है। तो इस तरह से दो तरह के स्वरूप की चर्चा किम्बाल यंग ने की, सकारात्मक नियंत्रण और नकारात्मक नियंत्रण। एक और अन्य विचारक हैं मानहिम, जिन्होंने सामाजिक नियंत्रण के दो स्वरूप बताए हैं, एक तो प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष नियंत्रण सामाजिक नियंत्रण का ऐसा स्वरूप है जो हमारे निकट संबंधियों या आसपास के लोगों के द्वारा निंदा, प्रशंसा, परामर्श, सम्मान इस तरीके से अभिव्यक्त कर दिया जाता है। इस तरह के नियंत्रण में हम नैतिकता और आदर्श को भली भांति समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा पड़ोसी भी अगर हमसे कुछ अपेक्षा करता है तो उसकी टिप्पणी, हमारे परिवार के सदस्य, नातेदार, मित्र अगर किस तरह की समझाइश देते हैं तो वह सीधे हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए नियंत्रण का यह तरीका प्रत्यक्ष नियंत्रण है। और दूसरा जो तरीका है वह अप्रत्यक्ष नियंत्रण है, जो हमारे जीवन के बाह्य नियंत्रण को स्पष्ट करता है। यानी समाज जीवन के जितने भी पक्ष हैं, इन पक्षों में समाज के अनुरूप व्यवहार बाहर से जब लागू किया जाता है कि ऐसा अपेक्षित है, उसको करना अप्रत्यक्ष नियंत्रण है। तो अभी हमने यह समझा कि सामाजिक नियंत्रण कितने तरह का होता है: औपचारिक, अनौपचारिक, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। अब हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण अभिकरण कौन कौन से हैं, किन माध्यमों से सामाजिक नियंत्रण समाज में लागू किया जाता है। जैसा कि हमने आपसे प्रारंभ में कहा था कि हर एक समाज की संरचना में मूल्य और आदर्श नियमों की व्यवस्था होती है। मूल्य वांछित लक्ष्य होते हैं और आदर्श नियम उनको प्राप्त करने का तरीका होता है। तो जो आदर्श नियमों का पुंज है, दरअसल वह सभी सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण हैं। इसके अलावा कुछ और भी तथ्य हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। अगर हम सामाजिक नियंत्रण के साधनों पर विचार करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समाज में विश्वासों की एक व्यवस्था होती है। व्यक्ति जब कार्य कारण के आधार पर किसी घटना का परीक्षण कर लेते हैं तो उनमें विश्वास की भावना पैदा हो जाती है और उस विश्वास से वो शासित होने लगते हैं। आदिम समाजों से लेकर अभी तक हम देखते हैं कि समाज में विश्वास की व्यवस्था व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण अभिकरण के रूप में काम करती रही है। लेकिन विश्वास व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण पक्ष है या आधार है इसका अभिकरण है, वह है नैतिकता। नैतिकता एक तरह से सामूहिक विश्वास है, उचित और अनुचित की भावना है, कर्तव्यों को पूरा करने की एक अपेक्षा है जो समाज में व्यक्तियों से की जाती है। और नैतिकता हर समाज में अलग अलग होती है। सापेक्षिक अवधारणा के रूप में इसको स्वीकार किया जाता है। यानी किस चीज को हम अपने समाज में नैतिक मानेंगे वही चीज दूसरे समाज में नैतिक हो यह जरूरी नहीं है। लेकिन नैतिकता व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने का एक अभिकरण है। इसके अलावा समाज में जनरीतियां होती हैं। इसे हम सामाजिक आदर्श नियमों की जो पुंज है उसके क्रम में चर्चा कर रहे हैं। जनरीतियां यानी व्यक्ति की ऐसी आदतें जो समूह की आदत बन जाती हैं। समूह में सभी लोग जिन व्यवहारों को
दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में लेते हैं और उसे समूह के लिए उचित मानते हैं, ऐसी समूह की सभी आदतें जनरीतियां हैं। तो चूंकि सभी एक जैसी आदतों का इस्तेमाल करते हैं तो व्यक्ति के व्यवहार में एक रूपता दिखाई देती है और उसका आचरण समाज के अनुरूप नियंत्रित दिखाई देता है। इसके अलावा अगले क्रम में जो अभिकरण है वह है प्रथा। प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला ऐसा व्यवहार प्रतिमान जो समाज में आवश्यकता बन जाता है, दोहराया जाता है। ऐसी जनरीतियाँ जो लगातार चलती रहती हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब किसी व्यवहार को समाज की स्वीकृति मिल जाती है तो वह प्रथा बन जाती है। तो प्रथाएं समाज में व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए एक सशक्त अभिकरण का काम करती हैं। व्यक्ति बार बार भूल प्रयत्न से बचता है कि क्या करना है। अगर प्रथाएं नहीं होंगी तो बार बार हम प्रयत्न करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि पीढ़ी दर पीढ़ी हम उस कार्य को करते आ रहे हैं, इसलिए वह समाज में नियंत्रण की एक प्रविधि के रूप में सामने आता है। इसके अलावा अगले क्रम में जो अभिकरण है वह है रूढ़ियाँ। कुछ प्रथाएं लंबे समय तक समाज में चलते चलते जब लाभदायी हो जाती हैं, समाज उनके लिए उपयोगी समझने लगता है, तब ऐसी लाभदायी प्रथाएं जो हैं वो रूढ़ियाँ कहलाती हैं और रूढ़ियाँ भी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। इसी तरह से धर्म सामाजिक नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है, क्योंकि धर्म विश्वास की एक व्यवस्था है और आचरण का एक तरीका है। धर्म में लिखी हुई जो भी बातें हैं उनसे व्यक्ति स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य जैसे विश्वासों में अपने आचरण को तौलने की कोशिश करता है और कोशिश करता है कि वह धर्म के अनुरूप आचरण करे, यानी धर्म की अनुशासनियों को, नियमों को पालन करे, जिससे कि व्यक्ति का आचरण समाज में एक जैसा दिखाई देने लगता है। धर्म में सामूहिकता की चेतना इतनी अधिक होती है कि व्यक्ति उन सारे नियमों का पालन करने के लिए एक भय मिश्रित श्रद्धा के अधीन ईश्वर के प्रति हो जाता है और डरने लगता है कि हम अगर गलत करेंगे तो पाप होगा और अच्छा करेंगे तो पुण्य होगा। इस तरह की अवधारणाएं दरअसल समाज में नियंत्रण को पैदा करने का एक मार्ग होती हैं। इसके अलावा अगला अभिकरण जो है वह है परिवार। जैसा कि आप जानते होंगे कि परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला है। परिवार में हम समाज के अनुरूप आचरण करना सीखते हैं, समाज की रीतियों को सीखते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वाह कैसे करें, इस सब चीज़ का जो है प्रशिक्षण हमें परिवार में मिल जाता है। तो परिवार व्यक्ति के जीवन में नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। इसके अलावा राज्य ऐसी संस्था है जो सबके हित में कानून के माध्यम से नियंत्रण की प्रविधि को लागू करती है। राज्य के पास बाह्य नियंत्रण के लिए सेना, पुलिस, न्यायालय आदि अभिकरण होते हैं, जिनके माध्यम से राज्य अपनी सीमा में रह रहे व्यक्तियों को कानून के आधार पर एक रूपता, एक समान न्याय व्यवस्था के आधार पर व्यक्तियों के आचरण को प्रतिबंधित कर देती है। यानी नियंत्रण का सशक्त माध्यम अगर हम कहें बाह्य नियंत्रण का तो राज्य है, क्योंकि राज्य संविधान के माध्यम से, लिखित नियमों के माध्यम से व्यक्ति के बाह्य आचरण को नियंत्रित करने का काम करता है। इसके अलावा जनमत से भी समाज में नियंत्रण स्थापित होता है।
व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के पूर्व अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगा लेता है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि सरल समाजों में जनमत नियंत्रण का अच्छा साधन है, क्योंकि सभी लोगों के विचारों में व्यक्ति देखता है कि अगर हम इनके अनुरूप नहीं सोच रखते हैं तो निंदा का पात्र बनना पड़ेगा। तो एक समान मत इकट्ठा होके व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित कर देता है। तो जनमत भी एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। इसके अलावा विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि प्रचार सामाजिक नियंत्रण का एक अच्छा साधन हो सकता है, क्योंकि प्रचार के माध्यम से हम बहुत सारी कानूनी बातों को, उचित बातों को समझने का प्रयास करते हैं और सीख जाते हैं कि हमें किस दिशा में अपने व्यवहार को ले जाना है। कई पुरस्कार और कई दंड की जो बातें हैं वो भी प्रचार के माध्यम से ही हमारे बीच तक आती हैं कि किस तरह से व्यक्ति के व्यवहार का दिशा जिस रूप में थी उसे पुरस्कृत करना चाहिए या उसे दंड मिलना चाहिए। तो प्रचार एक अच्छा अभिकरण है जिससे कि समाज में यह समझाइश पैदा की जा सकती है कि नियंत्रण को कैसे लागू किया जा सकता है। इसके अलावा समाज में नियंत्रण करने के लिए नेतृत्व को भी स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि नेता और नेतृत्व की जो बात है उसमें नेता एक व्यक्ति है, लेकिन उसका अनुसरण करने वाले, उससे प्रभावित होने वाले जो व्यक्ति हैं, यदि इनके बीच में एक सकारात्मक संबंध होता है तो प्रभाव पैदा होता है नेतृत्व में, और वह प्रभाव जनता को एक दिशा दे सकता है, जैसा चाहे वैसा नियंत्रित कर सकते हैं। और इस तरह से दृढ़ इच्छा शक्ति या संकल्प शक्ति या दिशा निर्देश के माध्यम से नेता समाज को एक समूह में या एकता में परिवर्तित कर सकता है। इस तरह से हमने ये कह सकते हैं हम कि सामाजिक नियंत्रण के जो बहुत सारे अभिकरण हैं या साधन हैं, उनमें नेतृत्व भी एक स्थान रखता है। तो अभी हम आपसे जो चर्चा कर रहे थे उसमें हमने सामाजिक नियंत्रण के अभिकरणों की बात की। सामाजिक नियंत्रण के कौन से साधन हैं और कैसे सामाजिक नियंत्रण समाज में लागू किया जा सकता है। तो हमने सरल समाज और जटिल समाज या औपचारिक नियंत्रण, अनौपचारिक नियंत्रण, किसी भी आधार पर यदि हम देखें तो हमें दोनों तरह के साधनों की ज़रूरत होती है। एक तो व्यक्ति के अंदर से आत्मनियंत्रण की और एक बाहर से नियंत्रण की। जब व्यक्ति समाज की सीख में समाज के अनुरूप व्यवहार को करने के नियम ठीक से सीख नहीं पाता, तब उसे बाहर से नियंत्रित करना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन जब आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया सशक्त होती है तो बाह्य नियंत्रण को व्यक्ति सहज रूप से स्वीकार कर लेता है। तो अभी हमने जिन अभिकरणों की बात की उसमें हमने विश्वास, नैतिकता, जनरीतियाँ, प्रथा, रूढ़ियाँ, धर्म, परिवार, राज्य, जनमत, प्रचार, नेतृत्व इत्यादि अभिकरणों की बात की। आज के व्याख्यान में हमने सामाजिक नियंत्रण क्या है, समाजशास्त्र में सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, क्यों जरूरी है सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण का क्या अभिप्राय हो सकता है और कितने रूपों में सामाजिक नियंत्रण समाज में होता है, इसको वाहक माने इसकी वाहक एजेंसीज या अभिकरण कौन कौन से हैं इत्यादि बातों पर चर्चा की। आज के इस व्याख्यान से आप समझ सकेंगे कि सामाजिक नियंत्रण समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी प्रवृत्ति है। बिना नियंत्रण के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। यह दबाव का एक प्रतिमान है जो समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है। दबाव का यह प्रतिमान अनुनय, सुझाव, परामर्श, प्रशंसा इत्यादि से भी हो सकता है
और बाहर से भी लागू किया जा सकता है, यानी कानून नियंत्रण की प्रविधियों के बाह्य तरीकों से। ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि समाज की एकता, समाज की निरंतरता नियंत्रण के बिना संभव नहीं है। सामाजिक नियंत्रण के जो प्रकार हैं उसमें हमने औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण की, सकारात्मक नकारात्मक नियंत्रण की, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण की चर्चा की। साथ ही सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन कौन कौन से हैं इस पर चर्चा की। आप अपने आसपास के जीवन से और व्यक्तिगत जीवन से इस बात पर चिंतन करें कि सामाजिक नियंत्रण की कौन सी प्रविधियों को आप किस तरह से समझते हैं, या सामाजिक नियंत्रण और समाजीकरण में क्या अंतर है। समाज की सीख के दौरान आप मूल्यों को, आदर्श नियमों को कैसे सीखने का प्रयास करते हैं, समाज में क्यों जरूरी हैं वांछित व्यवहार, और पुरस्कार और दंड ये दोनों किस तरह से समाज में नियंत्रण के अलग अलग रूप की तरह हमें देखने मिलते हैं। इत्यादि बातों पर जब आप विचार करेंगे तब आप सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे समाजशास्त्र विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम सामाजिक नियंत्रण। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थी डॉक्टर माधवी लता दुबे। निवेदिका थी पूर्वा शर्मा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।